फ्रेंड्स, 11th क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मूल कॉन्सेप्ट है। आपने मूल कॉन्सेप्ट बेटा 9th क्लास में पढ़ा था पहली बार, याद आ रहा है कुछ? और वहाँ पे आपने मूल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ फार्मूले भी पढ़े थे। लेकिन आज हम आपको जो कुछ मूल के बारे में बताने जा रहे हैं, इसमें हमें लगता है कि कुछ नई बातें ज़रूर आपको सीखने को मिलेंगी। तो ध्यान से समझेंगे इसको। ये 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब समझिए कि पहले इसमें क्या क्या जानेंगे, इसको देखिए। पहले हम समझेंगे कि मूल की वर्ड मीनिंग क्या होती है, मूल कहाँ से आया है, इसकी मीनिंग क्या है। फिर समझेंगे कि मूल को केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने की आखिर में ज़रूरत क्या पड़ गई, यूज क्या है इसका मतलब। फिर हम समझेंगे कि मूल में जो नंबर आता था, जैसे एक नंबर हम लोगों ने रट रखा है ना 6.022 × 10⁻23, तो ये नंबर कहाँ से आया, किस एटम के कितने ग्राम को स्टैंडर्ड मान के ये नंबर कैलकुलेट किया गया। आज हम ये सब जानने वाले हैं और इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं ये भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि मूल की वर्ड मीनिंग क्या है। देखिए, मूल जो है, मूल इज़ अ लैटिन वर्ड। मूल एक लैटिन का वर्ड है विच मीन्स हीप और पाइल। हीप और पाइल, अगर आप हीप और पाइल जानते हो तो इसकी मीनिंग होती है क्या, कलेक्शन, मीन्स कलेक्शन। अब आप जानते हो कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसका कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ एटम्स होगा। कलेक्शन किसका होगा, एटम्स का होगा या मॉलिक्यूल्स का होगा। तो कलेक्शन ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। और इसकी मीनिंग क्या होती है, मीन्स क्या होता है, हीप और पाइल। हीप और पाइल मीन्स होता है कलेक्शन, मतलब ढेर, इसी को हिंदी में बोलते हैं ढेर। अब तो समझ गए होगे कि मूल की वर्ड मीनिंग क्या होती है। तो ये शायद नया हो आपके लिए, अभी तक ना जानते रहे हो आप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए कि मूल की केमिस्ट्री में ज़रूरत क्या पड़ी। आप जानते हो कि केमिस्ट्री में जो हम स्टडी करते हैं, किसकी करते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स की। देखो, आप फर्स्ट लेक्चर जब हमारा देखोगे तो उसमें हमने इंपॉर्टेंस एंड डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है। तो आपको मिलेगा कैसे वो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे 11th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास की प्लेलिस्ट अलग अलग है। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट वीडियो से सब कुछ मिलने वाला है एक सिक्वेंशियल वे में। तो अगर आप नए हैं तो वहाँ से जाके सब कुछ देख सकते हैं। तो देखिए, वहाँ से पहले आप जाके केमिस्ट्री के डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। यानी हमें पढ़ना क्या है केमिस्ट्री में, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। और एटम और मॉलिक्यूल कैसे होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब हमें नेकेड आई से दिख नहीं रहे होते। अब मान लीजिए इसको हम एक सब्सटेंस कंसिडर कर लें और इस सब्सटेंस की एक छोटी सी पीस इतनी बड़ी निकालें और इसमें एटम काउंट करना चाहें कि कितने एटम्स इसमें आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें एटम काउंट करोगे तो जब एटम काउंट करोगे तो इसमें बहुत सारे एटम आएंगे, क्योंकि एटम माइक्रोस्कोपिक था। फिर कलेक्ट होते 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 देखिए इतना बड़ा एक, इतना जो है सब्सटेंस का इतना छोटा सा एक पार्ट बनाया। अब इस पार्ट में नंबर ऑफ एटम बहुत बड़ा नंबर आएगा उसका। तो इस बड़े नंबर को काउंट करने के लिए किस लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या बनाया गया, मूल बनाया गया। मूल को इंट्रोड्यूस किया गया केमिस्ट्री में। तो मूल क्या है पढ़ते हैं। मूल इज अ काउंट एंटिटी। मूल क्या है, काउंट करने की एक एंटिटी है। एट किस लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काउंट करने का एक तरीका है। अब समझ गए ना क्या है मूल, बोलो। काउंट एंटिटी है, किस पे है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब इसके लिए एक और एग्जांपल बताते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कौन कौन सी यूनिट आप ऐसे काउंट एंटिटी इस्तेमाल करते हैं। एज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल we use different units, like for 12 items we use 1 dozen। आप देखो बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करते हो, इसीलिए सबसे पहला एग्जांपल इसी को लिया हमने। क्या लिया है, कह रहा है कि 12 आइटम्स अगर हम लेते हैं तो बोलते हैं 1 डोजन, मतलब 1 दर्जन लिया है। कहते हैं ना 1 दर्जन केला, 2 दर्जन केले लेते हो आप। या मम्मी देखिए मार्केट जाती हैं, 1 दर्जन चूड़ी, 2 दर्जन चूड़ी ऐसा लेके आती है। तो चूड़ी किस में ले रही है, दर्जन में। तो क्या हुआ, जब 12 चूड़ी उन्होंने लिया तो उसको कितना बोला गया, 1 दर्जन, 1 डोजन। तो ये किस लेवल पे काउंट कर रहे हैं, बोलो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना। चूड़ियाँ दिख रही है हमको, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काउंट करने की जो एंटिटी होती है उसे क्या बोलते हैं। कई सारी यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप डोजन करते हो। और बताएं,
20 आइटम्स अगर आप लेते हो, ये थोड़ा कॉमन नहीं है आपके लिए, तो इसको 1 स्कोर बोलते हैं, स्कोर बोलते हैं। ऐसे ही 144 आइटम्स लेते हैं तो 1 ग्रॉस बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 2 आइटम्स लेते हैं तो 1 पेयर बोलते हो, जानते हो आप ये सब। तो ये सब किस पे यूज़ कर रहे हैं बेटा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ऐसे ही है, जब हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काउंट करने की बात आई तो अपने पास ऐसी कोई यूनिट नहीं थी जो बहुत बड़े नंबर को काउंट करे। जैसे ये सब देखिए, छोटे छोटे नंबर्स को, 20 को, 12 को, 144 को, ऐसे नंबर्स को काउंट करने की यूनिट थी। ऐसे ही हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बड़े नंबर को काउंट करने की जो यूनिट बनाई, उसी को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मोल का यूज क्या है केमिस्ट्री में। मोल क्या है? मोल इज़ अ काउंट एंटिटी, काउंट करने का एक तरीका है, एक यूनिट है, किस पे? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इस वजह से हमें मोल की रिक्वायरमेंट केमिस्ट्री में आई। समझ गए? अब देखते हैं कि मोल के लिए किस एटम को स्टैंडर्ड बनाया गया और कितने ग्राम को बनाया गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे बोले कि 1 मोल में अगर पार्टिकल्स काउंट करें या एटम्स काउंट करें, 1 मोल contains the number of atoms or particles is equal to number of particles in 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 1 मोल कंटेन्स द नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स। कह रहा है 1 मोल में उतने एटम या पार्टिकल होंगे जितने किसमें होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। कह रहा है कार्बन के C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने होंगे। ये स्टैंडर्ड बनाया गया बेटा कि कार्बन के C12 के 12 ग्राम में हम पहले क्या करेंगे? एटम काउंट करेंगे। जितने एटम इसमें आएंगे वही उतने कंसीडर किसमें होंगे? 1 मोल में। समझ गए क्या कह रहे हैं? C12 के, कार्बन के C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम होंगे उतने ही किसमें होंगे? 1 मोल में होंगे। समझ आई बात? ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, पहले ऐसे ही याद कर लेंगे कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स आपको पढ़ाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, C12, C13 एंड C14। उसमें से कौन सा लेना है? C12। तो कार्बन के C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं वही उतने कितने होते हैं? 1 मोल में। अब निकालते हैं, चलिए निकाला जाता है कि 12 ग्राम में कितने एटम होंगे कार्बन के। ठीक है, निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा बोलो? क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। आप जानते हो कि जो 12 ग्राम होता है ये कार्बन का मोलर मास होता है। ये क्या है? मोलर मास ऑफ कार्बन। ये कार्बन का मोलर मास होता है। मोलर मास मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन का मास होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में हम निकाल रहे हैं कि कितने एटम आएंगे। तो देखो, आपने पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास होता है 12 ग्राम होता है, ये पर मोल होता है, 1 मोल का, ठीक। और आपको हमने बताया था कि जो कार्बन के 1 एटम का मास, इसके पहले वाले वीडियो में कार्बन के 1 एटम का मास कैलकुलेट करके दिखाया था, तो आपने वहाँ देखा था कि 12 AMU आता था, या इसको हम लोग लिखते थे 12U, ठीक है। अब देखो ये ग्राम में है तो ये यूनिफाइड मास में है, तो इसको भी ग्राम में कर देते हैं। तो ग्राम में करोगे तो क्या करना पड़ेगा बोलो? 1 AMU की वैल्यू रख देंगे। 1 AMU इज इक्वल टू, आपको बताया था कि ये कंसीडर किसके बराबर करते हैं? प्रोटॉन के मास के बराबर। 1.672 इंटू 10 टू द पावर 23 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। और मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर रखोगे तो 1 AMU इज इक्वल टू होता है, लगभग बराबर ही है एकदम, 1.660 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है 1 AMU। तो हम एक बार एग्जैक्ट वाली वैल्यू रखेंगे जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता चलती है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो आ जाएगा 12 ग्राम, ये पर एटम है बेटा, ठीक है। 12 AMU होती है 1 एटम की, 12 ग्राम, और इसको ग्राम में कर दें तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ये क्या है? ये पर मोल है और ये पर एटम है, ये ग्राम पर एटम है, ठीक। अब इसको डिवाइड करोगे जब, तो नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23, इतना ग्राम पर एटम आएगा।
और ऊपर वाला किस में है, ग्राम पर मोल में, मतलब एक मोल का इतना है और एक एटम का इतना है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये नंबर डिवाइड करोगे तो आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये किस में आ गया बोलो, ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। क्या कह रहा है कि कार्बन के C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जो नंबर आया वो कितना आया, 6.022 इंटू 10⁻23, यही नंबर आया ना। और यही नंबर किसके बराबर सपोज है, देखो इस वाले लाइन में पहले ही बताया कि ये नंबर किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। इसका मतलब 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो नंबर था जो हमने याद कर रहा था। आ गया वो नंबर, अब कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब एटम काउंट करेंगे तो एटम्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल काउंट करेंगे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, आयंस काउंट करेंगे आयंस हो जाएंगे, पार्टिकल्स काउंट करेंगे पार्टिकल्स हो जाएंगे, जो भी कुछ काउंट करने के लिए बोलेगा, समझ गया ना। अगर बोले 1 मोल ऑफ एटम में कितने, तो इतने एटम, बोले 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में कितने, तो इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ आयंस में कितने, तो इतने आयंस, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स में कितने, तो इतने पार्टिकल्स। आ गया समझ में बात, कोई दिक्कत है? अब चलते हैं, देखते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स में कैसे 1 मोल की वैल्यू को कैसे हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ये यहीं से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अब ध्यान से समझिए कि मोल कैसे काउंट होगा न्यूमेरिकल्स में। हेडिंग है मोल इन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में कैसे मोल इस्तेमाल होगा। तो एक फार्मूला आपने बहुत पहले पढ़ा था कि अगर हमें कभी मास गिवन हो, मोस्टली मास ही गिवन होता है, मास गिवन हो कभी, मतलब इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। अब सब्सटेंस में क्या हो सकता है कि एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, जो भी होगा, तो क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, फार्मूला क्या लगेगा बेटा, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू तब आएगा मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। फार्मूला याद है ये वाला, तो पहले से याद है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, दैट इज n इज इक्वल टू W अपॉन m। फार्मूले को अगर एब्रिविएट करें तो लिखते हैं n इज इक्वल टू W अपॉन m, मास अपॉन मोलर मास। कोई दिक्कत है? अच्छा, मोलर मास के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, पीछे वाले वीडियो में बताया था लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। मोलर मास का मतलब होता है बेटा कि 6.022 इंटू 10⁻23 सब्सटेंसेज का मास। इतने सब्सटेंस का जो मास होता है, कहते हैं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 सब्सटेंसेज इन ग्राम में जो मास होता है उसी को मोलर मास कहते हैं। मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास मोलर मास, और 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 सब्सटेंस, तो इतने सब्सटेंस का ग्राम में मास मोलर मास कहलाता है। और अगर इतने एटम्स का मास निकालें, मतलब अगर हम मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास निकालें, एटम्स इन ग्राम में कैलकुलेट करें, तो ये जो मास आएगा इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। पढ़ा था ना इसके पहले वाले में, ग्राम एटॉमिक मास, मतलब 1 मोल ऑफ एटम का ग्राम में मास, ग्राम एटॉमिक मास, समझ गए। और अगर यहीं पे मॉलिक्यूल ले लें, क्या ले लें, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम में निकालें, तो यहाँ से जो मास आएगा उसे कहेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं, 1 मोल एटम का जो मास होता है उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का ग्राम में जो मास होता है उसी को मोलर मास कहते हैं, समझ गया ना। मतलब ये ग्राम एटॉमिक मास जो है ये भी एटम का मोलर मास है, एक ग्राम मोलिकुलर मास मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मोलर मास है, समझ गए ना। तो मोलर मास से कंफ्यूज मत होना, यही वाली वैल्यू रखनी है हमको उठा के, ठीक है। अब आ गया समझ में। तो ये हो गया मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करोगे। आ गया, ये तो हो गया जब हमें मास गिवन होगा और हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा तब के लिए। अब मान लीजिए कभी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन है, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, तब क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, तब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा
नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन एवोगैड्रो नंबर समझ रहे हो ना। इसी नंबर को क्या बोलते हैं, इसी नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक, कोई दिक्कत है? अब तो इसी से डिवाइड कर दोगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दोगे, ये आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करोगे इससे, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तब कैसे करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर हमें गैसेज के लिए यही निकालना हो, गैसेज के लिए, अब देखो गैस के लिए देखो, कहता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैसियस पार्टिकल्स एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 atm। इसका हमेशा कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ध्यान से समझो, लिखा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस पार्टिकल्स एट एसटीपी। 1 मोल ऑफ गैसियस पार्टिकल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ गैसेज होंगे। कोई दिक्कत है? इतने गैसियस पार्टिकल होंगे तो इनका वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा बोलो 22.4 लीटर। अगर लीटर में दिया है तो ठीक है, और अगर कभी कभी ऐसे लिखा होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब लिखा है तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे कुछ और आ गया, तो 22.4 लीटर हो गया। अब ये जो वॉल्यूम होता है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मोलर वॉल्यूम। अब देखो आप एक बात समझ गए होगे कि मोलर मतलब क्या, 1 मोल ऑफ गैस। अब देखो 1 मोल ऑफ गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम है, तो 1 मोल को क्या बोलते हैं, 1 मोल रहता तो अभी देखा था मोलर मास कहते थे 1 मोल ऑफ एटम के मास को। तो मोलर कह रहे हैं और वॉल्यूम है तो मोलर वॉल्यूम कहा जा रहा है। तो अगर हमें ऐसे गैसियस पार्टिकल के लिए कभी नंबर ऑफ मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैसेस गिवन, जो भी हमें गैस का वॉल्यूम गिवन होगा उसको डिवाइड किससे करेंगे, मोलर वॉल्यूम से। आ गया समझ में? क्या करेंगे, क्या बोलते हैं फार्मूले को, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और मोलर वॉल्यूम हमेशा कितना होता है बेटा 22.4 लीटर। आ गया समझ में? अब कोई दिक्कत तो नहीं।